ओके, अब हमारा आ जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट्स मैच्योरिटी देन 1 ईयर। ठीक है, हाँ देखो यार, ये छोटा सा ही है, इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ मतलब बताने लायक है भी नहीं, वही लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है, ड्यूरेशन। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, ये सब पार्टिसिपेंट होते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर आम पब्लिक, बैंक भी शेयर खरीदती है, मतलब शेयर जो जो खरीद सकता है मार्केट में वो सब पार्टिसिपेंट्स है कैपिटल मार्केट के। बैंक जाके खरीद सकता है, कंपनीज खरीद सकती है, दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, आम जनता भी खरीदती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी खरीदते हैं, बाहर की जनता भी खरीदती है, म्यूचुअल फंड्स, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। अच्छा मुझे सर्च करके बताना FPI और FII दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, ये तो हो गए सब पार्टिसिपेंट्स इसके। उसके बाद आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इसमें? इक्विटी शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इतने ट्रेड नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर अब खत्म कर दिए मेरे ख्याल से, बहुत ही कम कंपनियां ऐसी बची हैं जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं, वरना इक्विटी शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स यही बचे हुए हैं, ठीक है। और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज T-bills, ट्रेड बिल रिपोर्ट्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना इन्वेस्टमेंट आउटले। सिक्योरिटीज डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर ए ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। ये क्यों लिखा हुआ है? देखो इन्वेस्टमेंट आउटले, इसमें बिग अमाउंट क्यों नहीं चाहिए। सपोज रिलायंस का शेयर पकड़ लो, आज रिलायंस का शेयर कितने रुपए चल रहा है? 1000 रुपये। 1000 रुपये था अभी तक, वो तो पिछले 2 महीने में बढ़ के 2000 हो गया। लेकिन ये 1000-2000 रुपये का शेयर भी, मतलब 1000-2000 रुपये कितनी बड़ी रकम है। एक आम आदमी भी 1000-2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है घर बैठे, रिलायंस का मालिक बन सकता है सिर्फ 2000 रुपये में, है ना। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज डज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको खरीदने के लिए ह्यूज अमाउंट ही चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपर्टी में तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए, लेकिन जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी शेयर्स, इनकी वैल्यू इतनी होती है, एक यूनिट की वैल्यू, मतलब पूरे फंड की वैल्यू देखें तो करोड़ों में होती है, वो तो कोई नहीं खरीद पाएगा। लेकिन उसको डिवाइड इतने छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं कि हर आम जनता, मतलब आम पब्लिक तक उसमें इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होती है इनकी? ड्यूरेशन मीडियम से लॉन्ग टर्म होती है। मनी मार्केट का जो टेन्योर होता है वो तो 1 साल, मैक्सिमम 1 साल ही होता है, लेकिन ड्यूरेशन इसकी कैपिटल मार्केट की देखो, इक्विटी इशू करती है कंपनी। इक्विटी क्या करती है? इशू करके इक्विटी कितने साल तक खरीदती है कंपनी। वॉरेन बफे ने 12 साल की उम्र में इन्वेस्ट किए थे, कोका कोला कंपनी के शेयर 12 साल की उम्र में खरीदे थे, और जाके 50-60 साल की उम्र तक भी उन्होंने बेचे नहीं। तो सोचो कितना लंबा टाइम उन्होंने कोका कोला में इन्वेस्ट किया है, समझ रहे हो। तो ड्यूरेशन तो इसकी कुछ है ही नहीं। ड्यूरेशन तो आप जितना होल्ड कर सको, जितना आप रख सको उतना रखो, इसकी ड्यूरेशन कोई नहीं होती। जब तक कंपनी चल रही है तब तक आप रख सकते हो, वो अलग बात है। अगर कंपनी का ही दिवालिया निकल गया तो फिर तो आप क्या करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी मैंने आपको बताया अभी पिछली वीडियो में भी कि लिक्विडिटी होता है कितनी जल्दी हम एसेट्स को अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे ज़मीन है, अगर हम ज़मीन बेचें तो वो इतनी जल्दी नहीं बेच पाएंगे हम, या फिर हमें मार्केट की सही वैल्यू पे आज की ज़मीन के जो दाम है उस दाम पे ही हम ज़मीन अगर बेचना चाहें, आज के आज पैसे लेना चाहें 1-2 दिन में, तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप रिलायंस के शेयर बेचना चाहो, रिलायंस के शेयर अगर आप बेच के पैसे निकालना चाहो तो 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वो भी फेयर मार्केट वैल्यू पे जो रिलायंस का शेयर चल रहा होगा। ना आपको कहीं जाना, ना धक्के खाने, ना कोई सेलर ढूंढना, ना बायर ढूंढना, ऑनलाइन जाना है, बटन दबाना है और आपके अकाउंट में पैसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेफ। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा रिस्कियर है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से। कैसे? मनी मार्केट में आपका पैसा डिफाइन होता है, मतलब यार इक्विटी शेयर ज़्यादा रिस्की तो होते ही है ना। क्यों? क्योंकि यार इक्विटी देखो, प्रॉफिट कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद प्रॉफिट में से सबसे पहले वो डेट होल्डर्स के पैसे देगी, जिससे बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जिनसे लोन लिया हुआ है उनके पैसे देगी, फिर लोन लेने के बाद प्रेफरेंस शेयर के पैसे देगी,
पैसे देने के बाद जब सब उधार चुका देती है उसके बाद पैसे जो बचेंगे वो इक्विटी शेयर को बचते हैं। ठीक है, तो जैसे विजय माल्या है, किंगफिशर है, किंगफिशर में कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था, किंगफिशर में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था सबके पैसे डूब गए क्योंकि विजय माल्या पैसे लेके भाग गया। उनके बहुत ही जो हाई लेवल के बॉन्ड होंगे, मतलब जो हाई प्रायोरिटी के बॉन्ड होंगे, जो एसेट्स बेच के जिनके पैसे दिए जा सकते थे, उनके पैसे निकल गए। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या मिला? जीरो, क्योंकि उनके तो कितने ही बॉन्ड भी फेल हो गए यार। उनके इक्विटी होल्डर की तो बात ही क्या करनी। उसके बाद वही लिखा हुआ है, देखो रिस्कियर है ये रिटर्न्स में भी और प्रिंसिपल रीपेमेंट में भी। इशू कंपनी में फेल हो सकती है या फिर इन्वेस्टर प्रोमोटर फ्रॉड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो यार, जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिस्की होगी, देखो एक चीज़ समझो, ये अगर हमारा रिस्क है और ये हमारा रिटर्न है तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे होता है। जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे अपना रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिस्कियर होगी उसमें उतने ज़्यादा रिटर्न का लालच होगा। आपने पोंजी स्कीम्स के बारे में सुना होगा। पोंजी स्कीम्स में क्या होता है, इन्वेस्टर्स को लालच देते हैं कि 20%, 30%, 40%, 50% तक का रिटर्न। तो 50% का रिटर्न कमाना यार कोई पॉसिबल बात है? इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। मतलब यार 50% का रिटर्न अगर कोई कमा सकता तो वो ऐसे सड़क पे बैठता या इतनी सी दुकान पे लेके बैठता 50% का रिटर्न कमाने वाला। ठीक है ना, तो मतलब उसे तो कंपनियां भाग के पैसा देती है यार अगर वो 50% रिटर्न निकाल सकता तो जैसे जैसे हमारा रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिटर्न बढ़ेगा, तो ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो मतलब इसमें जो इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो हायर होता है देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट में क्या होता है, वो सेफर होते हैं। ठीक है ना, उनमें उनका पैसा बंधा हुआ होता है कि तुम्हें 8% ब्याज मिलेगा। इक्विटी होल्डर का क्या होता है, हमें तो 15 चाहिए, 16 चाहिए। मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न उनका मनी मार्केट, जो वो लोन वालों को इंटरेस्ट देती है ना, उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन होता है इक्विटी होल्डर्स को। ठीक है, तो इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न भी ज़्यादा होता है, उनका रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल मार्केट। उसके बाद हमारा आ जाता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कोई सिक्योरिटी सबसे पहली बार इशू होती है, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स इशू हो रही हैं तो प्राइमरी मार्केट में इशू होंगी। ठीक है, कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो प्राइमरी मार्केट में इशू होगा। जो भी चीज़ सबसे पहली बार इशू हो रही है, ठीक है ना, वो हमारी क्या आ जाती है प्राइमरी मार्केट में। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, पैसे निकालने का तरीका प्राइमरी मार्केट से। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरीके से मतलब वो ऐसा पेपर होता है प्रोस्पेक्टस यार। प्रोस्पेक्टस जैसे कॉलेज के प्रोस्पेक्टस होते हैं ना, वो ऐसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। मतलब एक तरीके से मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, कंपनी उसे दिखा के अपनी मार्केटिंग करती है कि हमारे प्रॉफिट्स ये होने वाले हैं, हमारे पास इतनी अच्छी मशीनें हैं, हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हैं, हमारी सेल अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़िया है मार्केट में। तो उससे वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ पैसा उठाने के लिए। ठीक है, वो वहाँ से पैसा उठाती है और फिर वो बाद में मार्केट में ट्रेड होते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कह लो या फिर IPO कह लो, एक ही बात हो गई। देखो यार आगे ये टर्म EIPO। EIPO सेम यार, ये EIPO को ही पहले ये कहते थे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। यार आपकी बुक में पता नहीं कैसे अलग अलग दिया हुआ है। बाकी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और EIPO में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है, सेम ही है दोनों चीज़ें। पहले प्रोस्पेक्टस होता था, अब IPO हो गया। IPO में क्या होता है, पहले कंपनी अपने शेयर इशू करती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट मतलब कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू या JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जो भी है NBFC हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, इनके थ्रू क्या करेगी, वो पहले सबसे पहले अपने शेयर्स देगी इनको, कंपनी को, कि हमारे शेयर मार्केट में निकालो, हमारी मार्केटिंग करो। तो वो क्या होती है, कंपनी सबसे पहले IPO निकालती है अपनी मार्केट प्राइस पे। उस मार्केट प्राइस पे जब हम IPO में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर वो मार्केट में ट्रेड होती है, डेट इज सेकेंडरी मार्केट। जब वो मार्केट के अंदर ट्रेड होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है। उसके बाद होता है हमारा इसमें प्राइमरी मार्केट में ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होती है कंपनी की, कंपनी का शेयर, सपोज रिलायंस है तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस दे देगा उसको ब्रोकर को, आपके ब्रोकर को वो शेयर इशू कर देगा। तो वो ब्रोकर क्या करेगा, मतलब ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी है वो डायरेक्ट इन्वेस्टर से डील नहीं करती। रिलायंस का शेयर प्राइस सपोज 1000 रुपये है, तो वो आपको ऑफर फॉर सेल में आपका ब्रोकर आपको इशू करेगा। मतलब सपोज 1000 का शेयर आपको 950 में देगा या 900 में देगा, तो उस मार्केट प्राइस से कुछ कम रेट पे देगा। मतलब उस पर सेल का ऑफर चला हुआ होगा कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए।
ऐसा क्यों करती है कंपनी? अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, अपने शेयर्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसमें, जो हमारे पहले से इन्वेस्टर्स हैं उसमें और इन्वेस्ट करें या नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मार्केट से कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है तो और ले लो, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी ऑफर फॉर सेल जो सेल पे इशू करती है ब्रोकर के थ्रू, पहले ब्रोकर को देगी वो शेयर्स सेल पे, और फिर वो सेल पे ब्रोकर आगे इशू करेगा इन्वेस्टर्स को, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ये भी हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये ट्रेड नहीं होता मार्केट में। जो चीज़ मार्केट में ट्रेड नहीं होती, वन टाइम है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज हमारा प्राइमरी मार्केट। फिर आ जाता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी कुछ खास बड़े इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, या फिर बड़े बड़े जो HNIs इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो करोड़ों में डील करते हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उन्हें अपने शेयर इशू करती है। मतलब आप उन्हें बेचना प्राइवेटली, एक तरीके से अपने शेयर प्राइवेट में बात करके किसी इंस्टीट्यूशन से बात करी फ़ोन पे कि आप हमारी कंपनी के इतने % शेयर खरीदेंगे इस भाव पे, तो वो हो जाता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर आ जाता है हमारा राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या होता है यार, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है, ठीक है ना, जो कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है, जिन्होंने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, उन्हीं लोगों को कंपनी फिर से शेयर इशू, मतलब उन्हीं लोगों के लिए फिर से राइट्स इशू निकालेगी कि आपके पास एक राइट है कि आप हमारे शेयर इस दाम पर खरीद सकते हैं। सपोज रिलायंस का शेयर 1000 रुपये चल रहा है, आपने लिया हुआ है, अब उसका मार्केट में बढ़ के वैल्यू हो गई 1500-1600, ठीक है ना। तो रिलायंस क्या करेगी, जिनके पास शेयर्स हैं पहले से, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक राइट देगी कि हम एक इशू ला रहे हैं 1200 पे, आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अपना ये हक किसी को बेच भी सकते हैं। तो वो तो हो गई आगे की बात, लेकिन जो राइट्स इशू होता है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जो हमारे पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनको ही हम मार्केट से कुछ नीचे के दामों पे शेयर इशू करते हैं दोबारा से, कि आप और ले लो, आप ही दोबारा से इन्वेस्ट कर लो हमारी कंपनी में, हम आपको इस दाम पे दे देंगे शेयर्स, ठीक है ना। दैट इज अवर राइट इशू। अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है यार, सपोज कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, आपने कंपनी के प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट किया, IPO में इन्वेस्ट किया। अब IPO में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आपके पास शेयर्स आ गए। अब आप उन शेयरों को बेचोगे कहाँ? उन शेयरों को बेच के पैसे निकालने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, ठीक है। अब उन शेयरों को बेचने के लिए जो आपको जगह चाहिए जहाँ आप उसको बेचेंगे, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। वो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके ट्रेड करेंगे, वो कंपनी वापस नहीं लेगी शेयर्स। अब वो कंपनी ने बेच दिए, ठीक है ना। कंपनी वापस कब खरीदेगी, जब कंपनी को दोबारा बाय बैक करेगी कंपनी कुछ, या कंपनी अपने शेयर वापस से खरीद रही है सब, है ना, बाय बैक वगैरह करेगी, तो तब वो अपनी कंपनी वापस खरीदेगी। लेकिन अगर आपको वो शेयर्स बेचने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी दूसरे पर्सन को बेच सकते हो, किसी दूसरे XYZ अननोन बंदे को बेच सकते हो कि मेरे पास ये शेयर्स है, ये मार्केट प्राइस है, अब आप इस प्राइस पे ले लो, ठीक है। तो वहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में आप उसको बेचने जाते हैं, ठीक है ना। अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले क्या करते थे, पहले जाते थे लोग बाग पूरे रिंग में, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे में जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ रिंग है, तो उस रिंग में जाते थे, पब्लिक चिल्लाते थे, चीखते थे, 1257, 1257, 1258, 12, मतलब रुक के मचाते थे। तो उसके बाद जिसका हाईएस्ट प्राइस पे जिसने बोली लगा दी उसको बिक जाता था। ऐसे ही अब सेम हो गया वो ऑनलाइन। अब ऑनलाइन भी क्या हुआ, जिसने जो हाईएस्ट प्राइस की बिड करेगा, सपोज रिलायंस चल रहा है 1000, ठीक है, अब किसी ने बिड डाल दी 1200 की, तो उसे तो सबसे पहले मिलेगा ना, चाहे वो 1001 पे मिले, 1002 पे मिले, 1010 पे मिले, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा, अब जहाँ उसे बेचने हैं, जब वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसे बेचेगा, वो हमारा आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं हमारे, NSE BSE, ये अभी अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलो ओके, थैंक यू।